Assalamu alaikum. I am Misha Javed. Before get into the lecture, please subscribe my channel. Let's start with the topic. I am here to present the topic of subphylum Urochordata. Urochordata is actually the fusion of two words, Euro and Chorda. Euro have Greek origin and Chorda has Latin origin. Euro means tail and Chorda mean cord. Let's start with their classification. बेटे एक बात तो ये है कि यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स और सीक स्क्वर्ट्स भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन को बताने से पहले ये बात बताना ज़रूरी है। इनको टोटल 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहली क्लास है इनकी एसिडियंस। एसिडियंस की ख़ास बात यह है कि ये एक इनकी लार्जेस्ट क्लास है। इसके अलावा इन ये सिसाइल हैं अडल्ट फॉर्म में भी। सिसाइल का मतलब होता है ये ऑर्गेनिज्म अपने किसी ख़ास स्ट्रक्चर की वजह से किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये मूव तो कर सकते हैं लेकिन ये लोकोमोट नहीं कर सकते। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट के दौरान किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्प्लेसमेंट या किसी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती। हाँ, वो अपने बॉडी पार्ट्स को हिला जुला सकते हैं, उनको ज़रूर मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये अकेले रहना भी पसंद करते हैं और कॉलोनी फॉर्म में भी रहना पसंद करते हैं। सेकंड क्लास है इसकी सॉर्बेरेसीज। सॉर्बेरेसीज जो हैं ये कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा अपेंडिकुलेरियंस हैं। अपेंडिकुलेरियंस की खास बात कि अडल्ट स्टेज पर भी ये प्लैंकटोन ही रहते हैं। बाकी जो क्लासेस आप अभी तक आपने पढ़ी हैं इनके लार्वास जो हैं वो प्लैंकटोनिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपेंडिकुलेरियंस की खास बात यह है कि इसके अडल्ट भी प्लैंकटोनिक हैं। लास्ट इसकी क्लास है थैलिएसियंस। थैलिएसियंस की खास बात भी यही है कि इनके अडल्ट भी प्लैंकटोन ही होते हैं। दिस इज़ अ रियल पिक्चर ऑफ एन अपेंडिकुलेरियन। इन ऑर्गेनिज्म के अडल्ट्स जो हैं वो पोस्टनल टेल और नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर रिटेन रखते हैं। नेक्स्ट अगर डायग्राम आप देखें ये थेलिएसियंस की डायग्राम है। इनकी बॉडी अगर आप देखो एक थैला लाइक बॉडी है इनकी, जैसे एक थैला पड़ा हुआ है। और इनकी ख़ास बात यह है बेटे कि ये अपनी बॉडी को माइनर सी थोड़ी सी जेट प्रोपल्यन दे सकते हैं। अपनी बॉडी मसल्स को थोड़ा सा कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से एक जेट प्रोपल्यन जैसा फिनोमेना जो है ये क्रिएट करते हैं। बाकी इनकी बॉडी पर ऊपर की साइड पर आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है। दिस इज़ अ साइफन फॉर वाटर इनलेट एंड द अदर एंड ऑफ द बॉडी कंटेन अनदर साइफन। यहाँ से पानी जो है ये बाहर की तरफ को मूव करता है। ये हम फर्दर आगे पढ़ लेते हैं। बहरहाल ये जहन में रखिएगा, ये थैलिएसियंस की बॉडी का स्ट्रक्चर है। नाउ कम टुवर्ड्स देयर हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी हैबिटेट की। बेटे ये यूरोकॉर्डेट्स क्योंकि सिसाइल होते हैं, ज़्यादातर ये सिसाइल होते हैं। मैं लार्वल स्टेजेस की बात नहीं कर रही, अडल्ट स्टेजेस की बात कर रही हूँ। लार्वल स्टेजेस पर ये फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, लेकिन अडल्ट स्टेजेस पर मोस्टली ये सिसाइल होते हैं और ये अपनी सारी जो ज़िंदगी है उसे किसी ना किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर गुजार सकते हैं। सी इन्वायरमेंट में या ओशंस के अंदर अगर आप देखो रॉक्स का स्ट्रक्चर होते हैं, पाइलिंग्स होती हैं, डिफरेंट मटेरियल की पाइलिंग्स हो सकती हैं, शिप हल्स होते हैं। शिप हल्स का मतलब ये है, आप कभी शिप्स को लंगर अंदोज होते हुए देखते हो तो उनका जो लंगर है जब वो नीचे गिरा दिया जाता है, उर्दू में इसको लंगर बोलते हैं, तो वो एक हैवी सा मेटल का मटेरियल होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पानी के अंदर रहता है तो इसके साथ भी अमूमन ये अटैच हो जाते हैं अपने स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स के साथ। नेक्स्ट कम टूवर्ड्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बेटे। इनके पास क्लियरली अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी के आउटर सरफेस पर दो साइफन्स नजर आते हैं। साइफन मतलब ओपनिंग। इन साइफन्स का काम क्या होता है, बॉडी में पानी को एंटर करवाना भी इन्हीं साइफन्स की वजह से पॉसिबल है, और इनमें से एक साइफन पानी को बाहर निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल आप कह सकते हैं कि वाटर सर्कुलेशन के लिए इनकी बॉडी के अंदर साइफन्स मौजूद हैं। तो दे कंटेन 2 साइफन। इसके अलावा पहला साइफन जो है वो है ओरल साइफन। नाम से पता है ओरल का वर्ड इस्तेमाल होता है मुंह के लिए, माउथ के लिए। तो ओरल साइफन एक ऐसा साइफन है जैसे हमारे माउथ का काम है कि इससे हम इंजेस्ट करते हैं फूड को, पानी को ड्रिंक करते हैं। तो यहाँ पर भी ओरल का मतलब इनलेट है, ये वाटर का इनलेट है, यहाँ से पानी बॉडी के अंदर मूव करता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो डायरेक्शन जिसके जरिए एसिडियन, या आप कह लें कि एसिडियन जिस डायरेक्शन पर किसी चीज़ के साथ अटैच होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो उसका फ्री एंड होता है उसके ऊपर अमूमन ओरल साइफन मौजूद होता है। इसके अलावा आप इसे माउथ ओपनिंग भी कह सकते हैं, इट इज़ एनालॉगस टू माउथ। नेक्स्ट अगर साइफन देखें, दिस इज आर्ट्रियल साइफन। आर्ट्रियल साइफन जो है ये एक्सक्रेंट वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब पानी को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये ओपनिंग इस्तेमाल होती है।
नेक्स्ट आ जाती है बात इसकी बॉडी वॉल किस तरह की है। अगर हम इनकी बॉडी वॉल को देखें, जैसे मैंने भी आपको इनके दो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, बाहर से आपने इनकी बॉडीज को देखा है, इनकी एक्सटर्नल बॉडी ऐसा लगता है जैसे कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। तो इस एक्सटर्नल लेयर को, जो कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग है, इसको हम ट्यूनिक भी कहते हैं। ये ट्यूनिक इनकी अपनी एपिडर्मल लेयर जो है ये रिलीज करती है। दिस इज जेल लाइक और क्वाइट टफ इसका टेक्सचर होता है। एपिडर्मल लेयर खुद इनको इसको रिलीज करती है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये प्रोटीन से, वेरियस सॉल्ट से और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। बड़ी डाइवर्स सी इसकी कंपोजिशन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ मीजोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यूज भी मौजूद होते हैं, जिनमें ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ब्लड सेल्स आ जाते हैं। तो ये इनके मीजोडर्मली ड्राइव टिश्यूज भी हैं, इस ट्यूनिक में मौजूद हैं। तो ओवरऑल अगर ट्यूनिक को मैं सम अप करूं तो आप कह सकते हो कि ये एक टफ सा जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको एपिडर्मल लेयर खुद रिलीज कर रही है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और सेलुलोज की मौजूदगी बता रही है कि समहाउ कुछ ना कुछ इसके अंदर इलास्टिसिटी भी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें वेरियस सॉल्ट्स की मौजूदगी जो है इसकी रिजिडनेस और टफनेस को भी बता रही है, यानी कि डिटरमाइन कर रही है। नेक्स्ट है स्टोलन्स। स्टोलन्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स और ये यूज होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए। तो यू कैन से दीज आर रूट लाइक एक्सटेंशंस एंड दीज आर यूज्ड फॉर एंकरिंग। नेक्स्ट आ जाता है इनकी लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में बात आ जाती है। ये तो पहले ही मैंने ऑब्वियसली आपको बात बता दी है कि इनके अंदर अमूमन लोकोमोशन कम और मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। इनकी बॉडी की एक्सटर्नल एपिडर्मल लेयर के बिल्कुल नीचे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स अल्टरनेट पैटर्न पर जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो कह लो कि इन ट्यूनिकेट्स को थोड़ा बहुत ये अलाउ करते हैं कि ये मूव कर सकें, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर सकें, बॉडी की शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकें। ये शेप को चेंज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पानी जो इनके अंदर सर्कुलेट हो रहा है उसको बॉडी के जो जैसे इनलेट, उसको अंदर आने के लिए जगह देना और फिर उसको बाहर निकालना, ये इस टाइम ही पॉसिबल है जब बॉडी थोड़ा सा कंट्रैक्ट करेगी। तो जब इसके लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स जो हैं जब ये रिलैक्स होंगे तो पानी अंदर फिल होगा, जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो इस तरह ये शेप चेंजेस जो हैं पानी की सर्कुलेशन के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स जो एपिडर्मल लेयर के बिल्कुल नीचे हैं, एपिथेलियल लेयर के बिल्कुल नीचे हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात है कि ट्यूनिक लेयर जो है ये इलास्टिक भी है और थोड़ी सी टफ भी है। ये ट्यूनिक लेयर जब पानी इसके अंदर, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर भर जाता है तो ये ट्यूनिक लेयर जो है ये अपना, ये जितनी इसके अंदर इलास्टिसिटी है उस हद तक ये थोड़ा सा फूल जाती है और उसके बाद टाइट हो जाती है, टफ हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी आप मिसाल तौर पर एक आप एनवेलप ले लें, उसमें आप उसका कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें एयर या वाटर फिल नहीं कर सकते। एक ख़ास कैपेसिटी तक वो फूलता है, उसके बाद उसके वो जैसे गुब्बारा है, एक ख़ास कैपेसिटी तक वो फूलता है, उसके बाद वो फट जाता है। सेम इज़ द केस विद ट्यूनिक, क्योंकि ये हार्ड और टफ है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी है, तो जब तक इसकी इलास्टिसिटी इसको परमिट करती है ये वहाँ तक फूलता है और इसके अंदर पानी जो है वो भरता है। ये पानी जो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करता है। अब ये वाटर एक्सटर्नल वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और इन रिटर्न एक्सटर्नल वॉल्स इस वाटर पर, इस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ये दोनों जो प्रेशर्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और इन रिटर्न इस ऑर्गेनिज्म की एक बड़ी अच्छी शेप जो है वो हमें नजर आती है। ये शेप उस वक्त खराब होती है जब आपने बॉडी से पानी को, जब आप देखोगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी से पानी को बाहर निकालना चाहते हैं। जब ये बॉडी से पानी को बाहर निकालना चाहेंगे तो यकीनन अपनी इस शेप को ये चेंज करेंगे थ्रू द कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। उस दौरान ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पर प्रेशर एक्सर्ट करवाएंगे अपने मसल्स के थ्रू और फिर ये पानी जब बाहर निकलेगा तो इनकी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे इसके नर्वस सिस्टम की तरफ। नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। इसकी बॉडी का नर्वस सिस्टम जो है ज़्यादातर एक्सटर्नल जो वॉल है या आप कह लो कि एपिथेलियल लेयर जो है उसमें फैला हुआ है और ये एक नर्व प्लक्सिस की फॉर्म में है। प्लक्सिस का मतलब होता है नेट, लेकिन ये नेट बड़ा कह लें कि
कुछ इस तरह का इरेगुलर सा नेट होता है जिसमें मैश साइज जो है, मैश का मतलब होता है नेट के अंदर कोई भी आपने नेट देखा हो, जाल देखा हो, उसके अंदर जो डबियां डबियां सी आपको खिला नजर आ रहे होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, उसे आप मैश भी कहते हो। इस नेट का जो नर्व प्लक्सेस वाला नेट होता है, इसके अंदर जो मैश साइज है वो इक्वल नहीं होता, वो इरेगुलर सा होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, और किसी की राउंडेड, किसी की आपको चकोर शेप नजर आएगी, किसी की रेक्टेंगुलर सी नजर आएगी। बहरहाल इस तरह का आपको नर्व प्लक्सेस नजर आएगा। दूसरा, ये डीपली पेनिट्रेट करेगा बॉडी के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स तक, लेकिन ज़्यादातर इसकी जितनी भी जो शुरुआत हो रही है नर्व सिस्टम की, या मेनली जो नर्व सिस्टम है वो बॉडी की एक्सटर्नल वॉल के ऊपर ही फैला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नर्व प्लक्सेस। अच्छा, इसके अलावा एक सिंगल गैंग्लियन का स्ट्रक्चर नजर आता है, ये हमें फेरेंक्स की वॉल पर नजर आता है, एक सिंगल गैंग्लियन। और फेरेंक्स के एक साइड पर अगर आप देखो तो ओरल साइफन होता है, और दूसरी साइड पर जो है एट्रियल साइफन होता है। इन दोनों साइफन्स के दरमियान में जो फेरेंक्स का रीजन है वहां पर कहीं ये गैंग्लियन जो है लोकेटेड होता है, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन कोऑर्डिनेशन फंक्शन, बट दिस इज प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाइज को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, इनके मैकेनिकल और केमिकल रिसेप्टर्स जो हैं थ्रू आउट द बॉडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, खास तौर पर साइफन्स के इर्द गिर्द। ज़रा तादाद इनकी साइफन्स के इर्द गिर्द थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कोई और कम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन नज़र नहीं होता, जैसे हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं, या आप कह लें कि नोज़ है, दिस इज़ अ सेंसरी ऑर्गन, या आप कह लें आइज़ हैं, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है, ईयर्स हैं, ऐसे कोई स्ट्रक्चर इनके अंदर नज़र। जी, अब बात कर लेते हैं कुछ इनके दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इनमें फेरिंक्स और एट्रियम का एक ऑब्वियस सा स्ट्रक्चर नजर आता है जिन्हें इग्नोर नहीं किया जाता। तो फेरिंक्स जो है काफ़ी बड़ा सारा स्ट्रक्चर है, ऑब्वियस स्ट्रक्चर है, जिसका काम फीडिंग के अंदर और गैशियस एक्सचेंज के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके इर्द गिर्द, इसके लेटरल साइड्स पर, दोनों राइट और लेफ्ट साइड पर, और इसके डॉर्सल साइड पर भी आपको एक कैविटी नजर आएगी। इस कैविटी को एट्रियम कहते हैं, और इस कैविटी के एंड पर बिल्कुल एक साइफन नजर आएगा जिसे एट्रियल साइफन भी कहते हैं। तो बहरहाल ये एट्रियम आपको फेरेंक्स को कवर किए हुए नजर आएगी, वेंट्रल साइड पर ये मौजूद नहीं होगी। अब फेरेंक्स स्टार्ट कहाँ से होती है? ओरल साइफन से, बिल्कुल ओरल साइफन के नीचे बिल्कुल फेरेंक्स ही मौजूद है, तो आप कह सकते हैं इसकी ओपनिंग ही ओरल साइफन है। और फेरेंक्स का आखिरी रीजन जो इसका पोस्टीरियर रीजन है फेरेंक्स का, वहां से दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें इंटेस्टाइन वगैरह आ जाती है, स्टमक आ जाता है। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक को के दरमियान, मतलब ओरल साइफन और बाकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके दरमियान में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ओरल साइफन और फेरिंक्स पे देखें तो इसमें टेंटिकल्स मौजूद हैं। ये टेंटिकल्स, क्योंकि इनके हाथ वगैरह नहीं है कि ये अपनी मर्जी से खुद से कोई चीज़ पकड़ें और खा सकें, तो ये टेंटिकल्स ना सिर्फ कैप्चरिंग का काम भी करते हैं, बल्कि इन टेंटिकल्स का एक और मकसद है फूड को फिल्टर करना। पानी के अंदर से जब फूड अंदर एंटर होने लगता है तो ये भी देखते हैं उसको पूरी तरह से, उस फूड को ये एग्जामिन करते हैं। अगर कोई बड़े साइज का या अनवांटेड फूड पार्टिकल अगर अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है, या सस्पेंडेड पार्टिकल अंदर एंटर हो सकता है पानी के साथ, तो ये उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको परे धकेल देते हैं, उसको फेरेंक्स से अंदर आने से रोक देते हैं। इसके अलावा अगर आप फेरेंक्स को देखें तो फेरेंक्स के चारों तरफ, अगर आप फेरेंक्स को देखें, गोलाई से में एक लंबा सा सुराही की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसका बिल्कुल जो इसका जो सरकमफेरेंस कहना चाहिए, उसके इर्द गिर्द अगर आप देखें, या इसके गोलाई में अगर आप देखें, चारों तरफ आपको पतली पतली सी झिर्रियाँ नजर आएंगी या छेद नजर आएंगे। इन्हें आप ये फ्रंजियल स्लिट्स हैं जो छेद की फॉर्म में मौजूद है, और इन्हें कलेक्टिवली हम कहते हैं ये स्टिग्माज हैं। ये फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं, ये या स्टिग्मास जो हैं, ये फेरेंक्स को एक परफोरेटेड सी लुक दे रहा है, ये परफोरेटेड सा स्ट्रक्चर बन रहा है, पोरस सा स्ट्रक्चर बन रहा है। जिस तरह से आप चाय को छानने के लिए स्टेनर इस्तेमाल करते हैं, सेम इसी तरह से ये एक्ट करेगा जब इसके अंदर से पानी गुजर, जब पानी ओरल साइफन से अंदर एंटर होगा, तो इन फेरेंजियल स्लिट्स के जरिए ये लेटरल साइड पर और डॉर्सल साइड पर मौजूद जो एट्रियम है उनके उसके अंदर पानी निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा या ड्रेन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? क्योंकि इन स्टिग्मास के अंदर या इन स्लिट्स के अंदर ढेर सारे सीलियाज मौजूद हैं, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएंगे इन सीलियाज के अंदर, और पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। फर्दर फिर ये सीलियाज जो हैं इन फूड पार्टिकल्स को म्यूकस लेयर के साथ अच्छी तरह ट्रैप करके नीचे
डाइजेस्टिव ट्रैक के दूसरे हिस्सों की तरफ भेज देगा, क्योंकि इन सीलियास के ऊपर अच्छी तरह म्यूकस जो है वो कह लें कि लगा हुआ है, अप्लाई हुआ है, तो ये आसानी फूड पार्टिकल्स के ऊपर चिपक जाएंगे और आसानी से एक स्ट्रिंग की फॉर्म में नीचे फिर डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ चले जाएंगे। और वाटर जो है जो एट्रियम में छन गया था या ड्रेन हो गया था, ये एट्रियल साइफन के जरिए बॉडी से बाहर। नाउ कम टूवर्ड्स फीडिंग एंड डाइजेशन। फीडिंग के मतलब हम बहुत कुछ पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मली अगर हम देखें तो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्ट हो रहा है ओरल साइफन से, फेरिंक्स से, और ये एंड हो रहा है एट्रियल साइफन पर, जहाँ पर जिसके बिल्कुल पीछे की तरफ को एनस मौजूद है। अगर हम गट का स्ट्रक्चर देखें तो वो फेरिंक्स से स्टार्ट होता है और एंड होता है इसका एनस पर। लेकिन अगर हम पूरे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ओरल साइफन से पानी अंदर मूव करता है, उससे हम फूड हासिल करते हैं उस पानी से, और एट द एंड जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो एनस से बाहर निकलता है। लेकिन ये एनस अपने आप को एम्प्टी करती है एट्रियल साइफन पर, और एट्रियल साइफन से जब पानी बाहर निकलता है तो इस एनस का वेस्ट भी बाहर निकल जाता है। तो होता क्या है कि फीडिंग के दौरान एक स्ट्रक्चर है एंडोस्टाइल का स्ट्रक्चर। अगर आप फेरिंक्स को अंदर की तरफ से देखें तो अंदर की तरफ से उसका एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की तरफ को निकला हुआ होगा। ग्रूव क्या होता है? धंसाव। तो अगर किसी भी एक सीधी चलती चलती एक जगह है और आप देखें कि वहां से एक नीचे की तरफ को धंसाव आ गया और फिर ऊपर से नॉर्मल वो जगह स्टार्ट हो गई है, तो उस धंसाव को आप कह सकते हैं ग्रूव। यहाँ पर भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या फेरिंक्स के अंदर, फेरिंक्स की जो वेंट्रल साइड है वहां पर एक ग्रूव का स्ट्रक्चर है, वहां पर एक धंसाव सा नजर आता है जो फेरिंक्स के अंदर की तरफ से ज्यादा फील होगा। ये जो सिलिएटेड ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एंडोस्टाइल। इस ग्रूव के अंदर ढेर सारे सीलियाज होते हैं। अब ये जो एंडोस्टाइल है इसके अंदर कुछ खास किस्म के सेल होते हैं जिन्हें आप म्यूकॉइड सेल कह सकते हो। इनका काम है म्यूकस प्रोड्यूस करना। ये ढेर सारी मिकदार में म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा सा मटेरियल। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्लाइवा से डिफरेंट होती है। स्लाइवा जो है ये थोड़ा लेस कह लें कि डेंस होता है या इसकी विस्कोसिटी कम होती है, और ये जो म्यूकस है इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जब आपको नज़ला होता है तो आपके नाक से जो मटेरियल खारिज होता है, जिसे उर्दू ज़ुबान में आप रेशा भी कहते हो, वो म्यूकस ही होता है। तो इस तरह की चिपचिपी सी कंसिस्टेंसी होती है। एंडोस्टाइल ढेर सारा म्यूकस रिलीज करता है, और इसके अंदर जो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सीलियाज मौजूद होते हैं वो इस म्यूकस को बाहर की तरफ को, मतलब जो फेरिंक्स है इस ग्रूव से बाहर की तरफ को निकालते हैं और फेरिंक्स की वॉल पर चारों तरफ उसको अच्छी तरह से लेप कर देते हैं उस म्यूकस का। सीलियाज की मूवमेंट की वजह से ये एंडोस्टाइल से म्यूकस जरा बाहर की तरफ को निकल के फेरिंक्स की बाकी जो वॉल्स हैं सारी की सारी इनको अच्छी तरह से इस लेप कर देता है इस म्यूकस का। अब इससे फायदा क्या होता है कि ये जो सीलिया होते हैं ये एक म्यूकस की जो आप कह लें कि जो शीट सी बना देते हैं, जो डॉर्सल और लेटरल वॉल पर भी फेरिंक्स के फैली होती है। ये फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने के बड़ा अच्छा काम आती है। जैसे ही ओरल साइफन से सस्पेंडेड पार्टिकल्स पानी के साथ अंदर आते हैं और पानी स्टिग्मास के जरिए एट्रियम के अंदर तरफ मूव कर रहा होता है, तो यही जो म्यूकस होता है ये सीलियास पे, जो इंटरनल वॉल्स पर सीलिया मौजूद हैं, स्टिग्मास के ऊपर सीलियाज मौजूद हैं, उनके साथ जो म्यूकस की जो लेप हुआ हुआ म्यूकस है ये इन फूड पार्टिकल्स को अपने साथ चिपका लेता है और उनके इर्द गिर्द लिपट जाता है। तो फूड पार्टिकल्स के इर्द गिर्द भी अच्छी तरह से म्यूकस जो है चिपका हुआ है और इसकी लंबी सी रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये फूड पार्टिकल्स जो हैं ये एक स्ट्रिंग नुमा स्ट्रक्चर जो बना लेते हैं म्यूकस के साथ मिलके, फिर ये सीलरी एक्शन जो है इंटरनल सीलिया जो मूव कर रहे हैं सीलरी एक्शन के थ्रू नेक्स्ट रीजन ऑफ गट ट्रैक की तरफ मूव करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट रीजन फेरिंक्स के बाद आ जाता है स्टमक। स्टमक का काम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं होती, या आप कह लें कि स्टमक में चर्निंग नहीं होती, सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो इस म्यूकस में लुथड़े हुए फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। इसके बाद फिर इंटेस्टाइन का पोर्शन आ जाता है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, इसकी वॉल्स एब्जॉर्ब करती हैं, और इसके बाद एट द एंड ऑफ द इंटेस्टाइन एनस का रीजन मौजूद है, और एनस से जो डेफिकेटिव वेस्ट है, एक्स्ट्रा वेस्ट जो डाइजेस्ट फूड नहीं हुआ, वो बाहर निकल जाता है और एट्रियम में चला जाता है। जैसे ही एट्रियम से पानी बाहर निकलेगा तो एट्रियल साइफन के जरिए ये वेस्ट भी बॉडी के बाहर जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी डायग्राम दिखाई जा रही है।
अगर इस डायग्राम में आप एक ट्यूनिकेट को देखें तो इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ को आपको एक एरो हेड से पता चल रहा है वाटर की इनवर्ड मूवमेंट नजर आ रही है। ये ओरल साइफन है, पानी अंदर की तरफ जा रहा है और आपको ये पतले पतले से लेटरल साइड पर भी पूरे आपको तीन तीन रोज नजर आ रही हैं बाकायदा स्टिग्मास की। ये वो झिर्रियां हैं जिनसे पानी बाहर निकलेगा। बाकी लेटरल और वेंट जो डॉर्सल साइड है यहाँ पर आपको एक एम्प्टी स्पेस या कैविटी नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एट्रियम। और इसके एंड पर भी एक साइफन नजर आता है जहां पर एक एरो के जरिए पानी की बाहर की तरफ की मूवमेंट को शो किया गया है, दैट इज एट्रियल साइफन। अच्छा, अब अगर आप फेरिंक्स से नीचे की तरफ आ जाएं तो छोटा सा आपको एक स्टमक नजर आता है और स्टमक के साथ आपको लूप सी फॉर्म में लूपी इंटेस्टाइन नजर आती है जिसका एंड जो है वो इनस है जो एट्रियल साइफन के करीब खुलता है। अच्छा, नीचे की तरफ अगर आप जाएं आपको टॉप व्यू एक नजर आएगा। इस टॉप व्यू में आपको एंडोस्टाइल बड़ा अच्छा क्लियर नजर आ जाता है। इस ये क्रॉस सेक्शनल कटिंग सी दिखाई गई है जिसके अंदर लेटरल साइड पर आपको एक ग्रूव सा नजर आ रहा है, दिस इज एंडोस्टाइल। और ये अंदर की तरफ को फेरिंक्स के अंदर की तरफ से अगर आप देखें तो धनसाव है, इसके अंदर आपको ब्लैक से कलर में सीलियाज नजर आ रहे हैं और ये मूवमेंट बड़ी क्लियर दिखाई गई है एरोहेड्स की मदद से कि म्यूकस की मूवमेंट क्या होगी। इस तरह ये म्यूकस पूरी की पूरी वॉल्स पर अच्छी तरह से फैल जाता है। जी, बात हो रही थी फेरिंक्स की, तो फेरिंक्स का एक और काम गैशियस एक्सचेंज में भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा कि आप देखते हैं कि पानी जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेके आ रहा है, लेकिन सिर्फ फीडिंग के अलावा भी अगर हम देखें तो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन भी होती है। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन गैशियस एक्सचेंज में बड़ा काम करेगी। फेरिंक्स से जब ये पानी गुजरेगा और गुजर के एट्रियम के अंदर आएगा, इस दौरान ना सिर्फ कह लें कि ये पानी गैशियस एक्सचेंज के लिए हेल्प कर सकता है बल्कि रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए भी फर्दर आगे हेल्प करेगा। बहरहाल ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ और सर्कुलेशन ऑफ वाटर गैसेस कैन बी एक्सचेंज थ्रू द बॉडी और थ्रू द सर्कुलेटेड वाटर। Now come towards the circulatory system of tunicates is much simple. They have a small heart. ये heart present है pharynx की बिल्कुल base वाले region पर और इस पे से दो vessels निकलती हैं। एक वेसल एंटीरियरली मूव करती है एंडोस्टाइल की तरफ और दूसरी पोस्टीरियरली मूव करती है डाइजेस्टिव ऑर्गन और गोनेड्स की तरफ, क्योंकि एंडोस्टाइल जो है वो एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑर्गन्स जो हैं और गोनेड्स जो हैं ये बिल्कुल पोस्टीरियर साइड के करीब हैं। तो एक वेसल उनको ब्लड सप्लाई करने के लिए है और एक एंडोस्टाइल की तरफ से, लेकिन एक वक्त में इन दोनों ब्लड वेसल्स को ब्लड जो है ट्रांसफर नहीं किया जाता हार्ट के थ्रू। अब इसमें मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे कि ब्लड थोड़ी देर के लिए हार्ट जब मूव करता है या पल्सेशन देता है तो एक दफ़ा तो ब्लड मूव करता हुआ एंटीरियर डायरेक्शन में कुछ देर के लिए मूव करता हुआ जाता है और एंडोस्टाइल को ब्लड सप्लाई करता रहता है और कुछ देर के बाद आफ्टर सम बीट्स हार्ट जो है वो अपने ब्लड के को ट्रांसफ़र करने की या ब्लड सप्लाई करने की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और ब्लड अब पोस्टीरियर डायरेक्शन में मूव करता हुआ गोनेड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है। फिर थोड़ी बीट्स के बाद दोबारा से एंटीरियर साइड पर और फिर थोड़ी बीट्स के बाद दोबारा पोस्टीरियर साइड पर, इसी तरह ये शिफ्टिंग चलती रहती है। एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शन में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, एक वक्त में सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड सप्लाई होगा। इसके अलावा अगर आप ट्यूनिकेट्स का ब्लड देखें, ब्लड प्लाज्मा देखें तो ये कलरलेस होता है और इसमें ढेर सारे अमीबॉइड सेल होते हैं। अमीबॉइड सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें मूवमेंट की एबिलिटी होती है, ये लोकोमोट करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और अमूमन ये सेल इस्तेमाल होते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ मटेरियल्स के लिए। ये पोस्टमैन की तरह एक्ट करते हैं, जहां घर घर जाके जिस तरह से वो लेटर तकसीम करता है, ये अमीबॉइड सेल भी जहां ज़रूरत हो वहां पर खुद मूव करके पहुंचते हैं। तो ऐसे सेल्स भी इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन के लिए अगर हम देखें तो ऐसे और तमाम ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं बेटे, मेनली उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो अमोनिया की फॉर्म में होता है, क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए ढेर सारे वाटर की ज़रूरत होती है, इसको एक्सक्रीट करने के लिए ढेर सारे वाटर की ज़रूरत होती है। तो पानी वाले में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं उन वाटर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए एनर्जी को सेव रखना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो एनर्जी बचा लेते हैं, अमोनिया को फर्दर आगे कन्वर्ट नहीं करते लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, डायरेक्टली उसे डिफ्यूज कर दिया जाता है पानी के अंदर थ्रू देयर फेरिंक्स। फेरिंक्स के साथ जब पानी अंदर आ रहा होता है और उससे एट्रियम से बाहर निकल रहा होता है तो उस दौरान अमोनिया को भी ये डिफ्यूज आउट इजीली कर देते हैं। इसके अलावा इनके पास अमीबॉइड सेल जो मौजूद है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये हर बॉडी के हर सेल से जो भी उसका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको इंटेस्टिनल लूप के करीब ले आते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए उसे स्टोर रखते हैं और जब पानी कह लें उसको स्टोर रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक
एसिड। यूरिक एसिड निस्बतन कम टॉक्सिक मटेरियल होता है और इसे कुछ देर के लिए बॉडी में स्टोर रखा जा सकता है। और ये यूरिक एसिड की फॉर्म में जब वेस्ट को ले आते हैं उधर, तो उसके जो जब डेफिकेटिव वेस्ट बॉडी से बाहर निकलने लगता है तो उसी दौरान इसको भी बाहर एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। इसके अलावा एक पाइलोरिक ग्लैंड इंटेस्टाइन के करीब नजर आता है, क्योंकि पाइलोरिक एंड पर मौजूद है इसलिए इसको पाइलोरिक ग्लैंड कहा जाता है। इसका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इसका भी कोई ना कोई एक्सक्रीटरी फंक्शन ही। In the end, let's talk about their reproduction and development. These organisms are monoecious. Monoecious ऐसे organisms को कहा जाता है जिनमें मेल और फीमेल गोनेड्स एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी गोनेड्स जो हैं वो इंटेस्टाइन के करीब, इंटेस्टिनल लूप के करीब मौजूद हैं, और इन गोनेड्स के पास एक जेनिटल डक्ट जो है वो निकल रही है और ओपन हो रही है एनस के बिल्कुल नीचे की साइड पर। तो इनके अंदर दोनों तरह से फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलती है। ज़्यादातर इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। अमूमन ये एट्रियल साइफन से अपने स्पर्म्स को बाहर गिरा देते हैं और एग को बॉडी के अंदर रिटेन भी रख लेते हैं। ऐसा हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन के दौरान देखने को मिलता है। किसी और जो ऑर्गेनिज्म है उनका स्पर्म, इसी स्पीशी का कोई और ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो है स्पर्म इनकी बॉडी में एंटर हो और फिर इन एग्स को फर्टिलाइज करे, अर्ली डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। और बाज़ औक़ात ये भी देखने को मिलता है कि एग और स्पर्म्स दोनों बॉडी के अंदर ही रिटेन रहते हैं और इंटरनल ही कह लें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर ली जाती है। लेकिन बहरहाल क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज़ द रूल। इसको ज़्यादा हर स्पीशी में आपको ज़्यादातर क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ही प्रेफरेंस दी जाती है, आप यही देखेंगे। लेकिन बहरहाल सेल्फ फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना भी मौजूद है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हाँ फिर मैं गलत कर गई, एक ही। After the formation of tadpole larva, next step is metamorphosis, which is actually the developmental changes from larval to adult stage. Metamorphosis start होगी जब larva produce होके कुछ अरसे के लिए freely swim करेगा। After some time ये लार्वा जो है किसी फिल्म सबस्ट्रेट के ऊपर अपने माउथ वाले पोर्शन के करीब कुछ एडहेसिव पेपिला होंगे, उनके जरिए, ये पेपिला होता है नरम से पोर्शन होते हैं जैसे स्टोलन लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनके जरिए अटैच हो जाएगा। और आफ्टर अटैचमेंट, फिल्म अटैचमेंट के बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी। चेंजेस क्या होगी कि इसकी एक्सटर्नल जो एपिडर्मल लेयर है ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी और ये खींचेगी इसकी नोटोकॉर्ड को। वो जो सीधा एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर था, अब ये खींच के पीछे की तरफ को आना स्टार्ट हो जाएगा, 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक सीधे से आप रॉड को अगर खींचो ताकि उसके दोनों जो एंड्स हैं जो पहले बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने की तरफ आ जाए, यू बन जाए, उससे एक सीधा आई के स्ट्रक्चर से एक यू का स्ट्रक्चर अगर बन जाए, तो इस तरह से इसकी कुछ मेटामॉर्फोसिस होगी कि एपिडर्मिस जो है, आउटर एपिडर्मिस, वो श्रिंक होगी, जिसकी वजह से इंटरनली जो नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर है और टेल का स्ट्रक्चर है ये मूव करेगा, 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट होगा और अंदर मौजूद तमाम इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे और बेंड हो जाएंगे, 180 डिग्री के एंगल तक ये बेंड हो जाएंगे और बेंड होके एक यू शेप सा स्ट्रक्चर बन जाएगा और फाइनली ये अडल्ट की शक्ल कर देंगे। दिस इज द बेस्ट डायग्राम ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन विच यू कैन सी दिस इज एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म, और इस अडल्ट ऑर्गेनिज्म के बाद एक आप लार्वा देख रहे हैं। ये लार्वा फाइनली डिवेलप हो जाएगा टेडपोल लार्वा पे। इसके माउथ वाली जगह पर छोटे छोटे सीलियाज भी मौजूद हैं, इन सीलियाज के जरिए किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा। अगर आप टेडपोल लार्वा को देखें, इसके अंदर सीधी सी नोटोकॉर्ड भी है, नर्व कॉर्ड भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम इसका शुरू में ही मौजूद है माउथ के करीब ही। और एट द एंड ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, ये 2 स्टेप्स आगे मेटामॉर्फोसिस के फर्दर दिखाए गए हैं। इनमें देखें नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर भी रीअरेंज हो रहा है और नर्व कॉर्ड का स्ट्रक्चर भी अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। नर्व कॉर्ड टूट के डिस्पर्स हो गई हुई है और ये जो इसके पोर्शन जो यहाँ पर टूटे हैं, डिसलॉग हो गए हैं, ये फिर नर्व फ्लक्सिस की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। छोटे छोटे जो हिस्से हैं फाइनली ये मिलकर नर्व फ्लक्सिस की फॉर्म में आ जाएंगे, एक लंबी रॉड नहीं बनेगी। और नोटोकॉर्ड जो है ये अगर आप देखेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ये अडल्ट स्टेज में भी इसको परसिस्ट रखते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक एडल्ट स्टेज में फिर ख़त्म हो चुका होता है, डिजनरेट हो चुका होता है, लेकिन लार्वल स्टेजेस पर ये रिटेन रखते हैं। फाइनली ऐसा एक अडल्ट नज़र आएगा जो कि सिसाइल है, अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच है। That's all for today. Hope you like my lecture. Please subscribe my videos. Thank you.